हेलो स्टूडेंट, दिस इज माय एजुकेशनल चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। और आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे वीडियो बना रहे हैं। थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होते हैं उसके बारे में पहले हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। हमारे अधिकतर एनवायरनमेंट में हमारे आसपास सराउंडिंग मेटल एंड नॉन मेटल दोनों के ही थिंग्स पाए जाते हैं, दोनों के ही आर्टिकल पाए जाते हैं या उनके सब्सटेंस हमारे आसपास में मौजूद होते हैं। लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आप देख के उसके आउटर सरफेस, उसके आउटर एरिया को देख के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेटल है, ये मेटल के इसके प्रॉपर्टीज हैं या उसका नेचर है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मेटल को आप बाहर से देख के यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जान के कैसे पता लगाएंगे कि ये मेटल है। तो मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहले मेटल कितने टाइप के होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं। तो अपने अर्थ क्रस्ट में से मेटल्स निकलते हैं, ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं जिनको हम लोग केमिकली प्रोसेस से एक्सर्ट करके प्योर मेटल को हम लोग रिफाइन करते हैं, प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन से मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जैसे फॉलोइंग मेटल, कई ऐसे मेटल होते हैं जिनका यूज आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, उसके आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल इजीली अवेलेबल होते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में भी अवेलेबल होते हैं। तो बात आती है कि इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख के क्या क्या पता लगा सकते हैं किस मेटल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो पहला आता है मेटेलिक लस्टर, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो थोड़े से शाइनी सरफेस के होते हैं, बहुत ज्यादा चमकते हैं। मेटल की इसी प्योर स्टेट प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक लस्टर प्रॉपर्टी। उसके बाद में क्या हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे कि आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब कैसे नेचर के हैं, हार्ड नेचर के हैं। कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं जो मेटल होते हुए भी सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। वो सब हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। उससे पहले एक और प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो हार्ड हो गया और उसका सरफेस शाइनी हो गया और फिर वो मेलेबिलिटी को शो करता है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसको बीट करो, यानी कि उसको जब आप पीटते हो, स्ट्राइक करते हो, तो वो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आप उसकी पतले चादर बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं हम लोग, मेलेबिलिटी कह देते हैं। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर इतने ज्यादा मेलेबल होते हैं, इसीलिए आप उनकी ज्वेलरीज बना लेते हैं, आप उनके आर्टिकल्स बना लेते हैं या फिर कोई सी भी थिंग्स बना लेते हैं। उसके बाद में आता है कि जैसे आप लोगों ने मेलेबिलिटी पढ़ा वैसे एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी कि मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप उनकी शीट बना लेते हैं और फिर उनको अगर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो पतले पतले से वायर्स इनके बनाए जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी उनकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका गोल्ड एंड सिल्वर का होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तभी तो अपने कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर के ही बनते हैं क्योंकि वो उनमें डक्टाइल नेचर होता है, उनके पतले वायर बन सकते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है क्योंकि आप उसको 2 किलोमीटर लेंथ तक बड़ा खींच सकते हो। जितने आपने गोल्ड कितना लिया है, ओनली 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम गोल्ड से आप उसको पतला खींच के ना, इतना डक्टाइल नेचर का होता है कि आप 2 किलोमीटर लेंथ उसकी इतना लंबा खींच सकते हो, मतलब 2 किलोमीटर लेंथ जितना लंबा आप उसको खींच सकते हो। उसके बाद में आता है, और इनमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसीलिए आप इसको किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं, किसी भी शेप उसको दे सकते हैं। यही रीजन होता है कि हम लोग अपने कुकिंग वेसल्स मेटल के बनाते हैं। और इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट रीजंस होते हैं कि क्यों हम लोग मेटल के ही यूटेंसिल्स बनाते हैं अपने घरों में कुकिंग के लिए। क्योंकि एक तो वो हीट के बहुत गुड कंडक्टर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे वो पिघलेंगे भी नहीं और टेम्परेचर को ऑब्जॉर्व करके हीट प्रोड्यूस करेंगे और उनके ही गर्म हो जाने की वजह से हमारा खाना जो होता है वो इजीली पक जाता है। उसके बाद में आता है कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसका एक प्रैक्टिकल यहाँ पे गिवन है। बर्नर है, बर्निंग बर्नर ले रखा है हम लोगों ने और एक मेटल का वायर ले रखा है, रोड ले रखी है।
उसमें अब हम पता करना चाहते हैं कि ये हीट का गुड कंडक्टर है। यहाँ पे आपने बर्नर लगा है, यानी कि ये वाला एरिया गर्म होना चाहिए, लेकिन ये गुड कंडक्टर है इसीलिए हीट को पूरे रॉड के अंदर फ्लो कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो मेटल है, मेटल के रॉड है, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही गुड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड वेट द हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता तो इस बर्नर की वजह से ये रोड कब का मेल्ट हो चुका होता, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसीलिए इस थोड़े से टेम्परेचर से ये मेल्ट नहीं होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन सा होता है, तो सिल्वर होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा वायर, कौन सा मेटल का होता है, तो सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मरकरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के होते हैं। डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये पूछ रहा है कि क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, इसीलिए तो हम लोग मेटल के ही वायर बनाते हैं, मेटल के ही से बने हुए वायर का यूज करते हैं। कॉपर कंडक्टिविटी पढ़ी, वैसे ही जैसे आपने हीट की कंडक्टिविटी पढ़ी वैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे बैटरी था और यहाँ पे कॉपर वायर का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे स्विच लगा दी गई है और यहाँ पे बल्ब दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। अभी ये दोनों सिरे आपस में ज्वाइंट नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। जैसे ही आप इन दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, करंट इजीली फ्लो होने लग जाता है। और ये जो वायर आपने यूज में लिए हैं ये एक मेटेलिक वायर है, कॉपर का है, और इसी का कनेक्शन आपके बल्ब से। बल्ब की ये जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं ये फिलामेंट खुद मेटल के बने हुए हैं, यानी कि टोटल मटेरियल आपका मेटल का है। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो होती है तो ये बल्ब ग्लो होने लग जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में जो जो थिंग्स बने हुए हैं मेटल के, मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए ये बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करने लग जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि पढ़ लिया कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि कॉपर एलिमेंट का, कॉपर मेटल का जो वायर हम लोग यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अगर आप लोग उसको कनेक्शन अगर डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, डायरेक्ट उसको टच कर लेते हैं तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा हमें भी होता है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। इसको क्या किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेड कलर का वायर यूज करते हैं हम लोग, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का वायर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस के अंदर। तो वो जो रेड और ब्लैक कलर का जो मटेरियल होता है वो होता है पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये एक ऐसा रबर लाइक मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि उसमें अगर करंट फ्लो हो भी रहा है कॉपर वायर के अंदर तो पीवीसी कोटिंग हमें प्रोवाइड कराता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाने के लिए इसको लगाया जाता है। तो पीवीसी का यूज, रबर मटेरियल है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला होता है, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस आर सेड टू द सोनोरस। जितने भी मेटल के आर्टिकल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, अगर आप उन पे स्ट्राइक करते हैं, हीट करते हैं, बजाते हैं तो वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ये भी एक मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरस। अब बात आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अधिकतर नॉन मेटल जो होते हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल की ये खासियत होती है कि या तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर ये गैस फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि साइंस में कई ऐसे एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं जो कि जैसे मेटल होते हुए भी सॉलिड होना चाहिए बट वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, सॉलिड होते हुए भी वो स्ट्रांग होने चाहिए बट वो मेल्ट होने लग जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस मेटल के होते हैं। तो ऐसे ही नॉन मेटल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नॉन मेटल या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर गैस फॉर्म में होते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं और भी बहुत सारे मेटल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल और मेटल की। जैसे देखिए, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के बाकी सब सॉलिड होते हैं। मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। दैट मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।
तो मेटल क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनकी और सॉलिड नेचर भी होता है, तो उनके क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि गैलियम और सीजियम, ये ऐसे मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो हो जाए, इट मीन्स कि जो कम ही टेम्परेचर पे पिघलने लग जाते हैं, तो ये ऐसे एलिमेंट है जो गैलियम और सीजियम है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि वो हाथ पर ही पिघलने लग जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ज्यादा चमकीला होता है, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो भी अपने मेटल के बारे में पढ़ा ना, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस ही होता है कि जो भी प्रॉपर्टी अपने मेटल में पढ़ी है उसका अपोजिट प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। जैसे मेटल इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि अपना ये जो नॉन मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। इंसुलेटर होते हैं, जैसे मेटल आपका क्या होता है सॉलिड टेक्सचर में होता है, लश्यर होता है, इसमें शाइनिंग सरफेस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है और उसमें सोनोरस जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। नॉन मेटल ठीक उसका अपोजिट होता है, ना तो उनमें लश्यर होता है, ना उनमें सोनोरस ज्यादा पाया जाता है, ना ही उसके अंदर मेलेबिलिटी होती है और ना ही वो डक्टाइल नेचर का होता है। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे मेटल में होते हैं वैसे ही नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं। जैसे आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी चमकीला होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में है, कार्बन नॉन मेटल होते हुए भी अपने डिफरेंट फॉर्म दिखाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एलोट्रोप कहते हैं। कार्बन के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं, एक से ज्यादा रूप होते हैं जिसको एलोट्रोप कहते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड पॉइंट होता है फुलरिन का। ये तीनों ही कार्बन के पार्ट होते हैं। डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि दुनिया का वर्ल्डेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है। तो उसके बाद में जो अपना डायमंड होता है वो हार्डेस्ट पार्ट है दुनिया का, वर्ल्ड का, और इसका जो कलर भी होता है वो शाइनी सरफेस है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, लेकिन डायमंड एक ऐसा होता है जिनका शाइनिंग सरफेस है, शाइन करता है, चमकीला पार्ट है। ग्रेफाइट एक अनदर एलोट्रोप है कार्बन का जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद में आपके एल्कलाइज मेटल, ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना ये सब एक्सेप्शंस है कि मेटल और नॉन मेटल होते हुए भी इनमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एल्कलाइट मेटल जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल होते हुए भी इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से इजीली कट कर पाएंगे, चाकू से आराम से काट सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका रीजन क्या है कि ये आसानी से कट जाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, पानी में भी ये फ्लोट करने लग जाते हैं, बर्न होने लग जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है लो। सबसे मेन रीजन इनका मेल्टिंग पॉइंट का होता है कि ये लो होते हैं, इसीलिए इनको ये स्मूथ होते हैं और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं कि इनको कैरोसिन ऑयल में डीप करके रखा जाता है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक आपने ये देखा कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब आप बाहर से देख के पता लगा रहे हैं कि किनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में यही एक डिफरेंस होता है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी फिजिकल चेंजेस को देखते हैं, जैसे कि उसका शेप, उसका कलर, उसका मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन केमिकल में क्या होता है कि आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं कि वो पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, वो अदर एलिमेंट के साथ इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, या नई कौन से मेटल बना देगा, मटेरियल बना देगा। तो ये चीज आती है आपकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब यहाँ मोस्ट कॉमन चीज हम लोग पढ़ेंगे, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। दिस लाइन्स वी हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब हम लोग मेटल की क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने लिए हैं, एलिमेंट लिए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एंड मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। इन सारे मेटल्स के साथ में और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है।
ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड। जो भी मेटल होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो उसका मेटेलिक ऑक्साइड ही बनता है। कोई सा भी मेटल ले लीजिए आप, जैसे कि कॉपर का ले रहे हैं, कॉपर को अगर आप एयर प्रेजेंस में हीट करते हैं यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो ये कंबाइंड होके कॉपर सेकंड ऑक्साइड, यहाँ पे जो सेकंड है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि कॉपर अपने 2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व होता है तो ब्लैक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्लैक कलर मिलेगा जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद में आता है एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेम प्रोसेस, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। ये Al2O3 कैसे बना, ये केमिकल फॉर्मूला लिखना मैंने आपको प्रीवियस मेरे वीडियोस को आप लोग विजिट कीजिए, उसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे हम लोग 2 एलिमेंट्स, एक मेटल और नॉन मेटल के साथ में कैसे हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं और उनके चार्जेस को हम लोग कैसे इस फॉर्मूले के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ Al2O3 जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन का चार्ज है और एल्यूमिनियम का चार्ज 3 है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके मल्टीप्लाई हो जाता है और फॉर्मूला बन जाता है Al2O3। उसके बाद में कुछ आते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर का होता है। तो ये बेसिक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। Metal oxide are basic in nature, but some metal oxide such as aluminium oxide, zinc oxide, ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, और दोनों तरह से बिहेव करके यानी कि दोनों तरह से रिएक्शन कर लेते हैं। एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह के ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहा जाता है, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं और बेस के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्शन आ गई है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बेस के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, ये अपने हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सॉल्ट बना रहा है। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालते हैं। तो आइए इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे है। जैसे देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज का, ये नेगेटिवली चार्ज का, ये आगे वाला पॉजिटिव और ये आगे वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा तो AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज +3 होता है, इसका -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, AlCl3 इसका नाम क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा। उसके बाद में जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो सेम प्रोसेस है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट तो H2O बना देगा। लेकिन इससे पहले ये जो सोडियम है और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ये सब एक साथ एक फॉर्मूला बनाएंगे। अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में इन्वॉल्व होगा तो सेम फॉर्मूला Al2O3 बनाएगा, और अगर सोडियम भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2O, क्योंकि Na का चार्ज +1 होता है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन का 2 होता है वो इसके पास आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड का। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के साथ में हम कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाने जा रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2Al2 और O कितने हैं अपने पास में 4। अगर हम 2 कॉमन लेके इनको काट भी सकते हैं, आप इनका रेशियो भी तो निकाल सकते हो, Na2 Al2 और O3 और यहाँ पे 1 4, आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं यहाँ से 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaLl और O2, इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो कि एक सॉल्ट होता है, सोडियम एल्यूमिनेट।